चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं अमीषा वोरा जी के पास, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्रभुदास लीलाधर ग्रुप। अमीषा जी, शुभ दीपावली। बहुत शानदार संवत रहा पिछला एक महीना अगर इंक्लूड कर लें उसके बावजूद। इस संवत पर अब आपका क्या व्यू होगा? आपको भी खूब खूब दीपावली की शुभकामनाएं और नए साल की भी, और सभी दर्शकों को भी बहुत सी शुभकामनाएं। आपने और सभी दर्शकों ने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि थोड़ा अर्निंग्स में स्लो डाउन है, वैल्यूएशंस हाई है, एंड इसीलिए मार्केट थोड़ा करेक्शन जोन में है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी मार्केट में पैसा तो बनेगा, बट पैसा थोड़ा सिलेक्टिवली बनेगा। मार्केट की ब्रेथ कम हो जाएगी और मार्केट में पैसा बनाने के साथ थोड़ा पैसा संभालने के मोड में आना पड़ेगा। एंड इसीलिए फोकस लार्ज कैप, क्वालिटी और लिक्विड स्टॉक्स पे लाना पड़ेगा। लार्ज कैप, लिक्विड स्टॉक्स और अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी करके फायदा नहीं होगा, ब्रेथ रिड्यूस होगी, आपको सिलेक्टिव होना है। अमीषा मैम, आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये कोविड टाइम्स के बाद से ये पिछला एक महीना पहला ऐसा होगा कि प्राइस वाइज, टाइम वाइज इस तरह का सरदर्द हम लोग झेल रहे हैं, हम नए नए रिटेल वाले। ऑफ लेट कुछ ऑब्जर्व करा आपने, पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो रहा है या फिर क्योंकि अभी तक यही एक जान बना हुआ था बाजार की, सबको अब्जॉर्ब कर रहे थे हम लोग, सबकी सेलिंग को। लग रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन ठंडा पड़ेगा या इट्स टू अर्ली टू टेक दैट कॉल? ऐसे कोई घबराने की जरूरत है नहीं? तो इट इज टू अर्ली टू टेक दैट कॉल, क्योंकि हाँ। इसके पहले जो भी करेक्शन आया तो इतना जल्दी रिकवर हो गया कि अभी तक वही मोड में मेरे हिसाब से रिटेल है कि ये करेक्शन भी बहुत शैलो होगा। शैलो करेक्शन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ऐसा कॉम्बिनेशन आया ही नहीं है लास्ट 3 साल में कि जब भी अर्निंग्स ग्रोथ पे कहीं पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो, जब मार्केट बहुत चला हुआ हो। तो मुझे लगता है कि इफ नथिंग टाइम वाइज तो कंसोलिडेशन फेज विल कंटिन्यू एंड थोड़ी हमारी पेशेंस चेक हो जाएगी। अब हमारे साथ गुरमीत चड्ढा भी जुड़े हैं। अमीषा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरमीत, शुभ दीपावली आपको भी। गुरमीत बताइए, इस साल की शुरुआत में कौन कौन सी थीम्स आपके हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगी? अनुज साहब, आपको, सारे दर्शकों को, आप मरुआ तळेरे वाले दिन मीडिया के लोग मेहनत करते हैं। मैं आपको बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा और होप करूंगा कि अगली दिवाली थोड़ी लंबी हो। तो क्योंकि हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, दियो की बात कर रहे हैं, तो मैं एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन को लेके अनुज बहुत बुलिश हूँ। हमने पहले भी चर्चा की है। तो एक जो एनईपी आया है, जो पूरा पावर का वैल्यू चेन है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट, मैं बहुत बहुत इसको लेके कंस्ट्रक्टिव हूँ। आप देखिए, पावर जनरेशन में आप देखिए, एनटीपीसी अकेला करीबन अगले 2 साल में 40-45 गीगावाट थर्मल ऐड करेगा और उनका 2030-31 का लक्ष्य है 60 गीगावाट रिन्यूएबल ऐड करने। तो जनरेशन में आपको 14-15% कैगर की ग्रोथ दिखेगी। आप 11 रुपए का ईपीएस था कोविड में एनटीपीसी का, आज 22 रुपए है। Q1 के जो नतीजे आए उसमें 5 रुपए प्लस आ गया है, तो लगभग 23-24 ईपीएस इस साल का होगा। वैल्यूएशन रीजनेबल है। टाटा पावर आप देखिए, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्विपमेंट में। 2027 में वो रेवेन्यू को डबल करने की बात कर रही है, 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ प्लस की बात कर रही है, एबिट को डबल करने की बात कर रही है। इसके अलावा आप देखिए, जो ट्रांसमिशन खर्चा है वो करीबन 4-4.5 लाख करोड़ का है अगले 4-5 साल में। उसमें जो सर्किट किलोमीटर है, सब स्टेशंस है, एचवीडीसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप हायर एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो काफी पैसा बनने वाला है। इसके अलावा एक एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है क्लीन एनर्जी का लेके, तो उसमें आप बायो एनर्जी में हमें प्राज पसंद है, और बहुत सारे नाम इसमें पसंद है। दूसरा एक स्पेस जो इससे रिलेटेड है वो रिसाइकलिंग है। हम इतना रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन और हम डिप्लीट कर रहे हैं, पर हम उनको रिसाइकलिंग कम कर रहे हैं। अगर आप ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री देखें तो 35 लाख करोड़ की है, इंडिया उसका 1% भी नहीं। आप प्लास्टिक्स की बात करिए, हम अब जाके रिसाइकलिंग शुरू करिए। रिसाइकिल प्लास्टिक्स आप देखिए, करीबन करीबन 600-700 करोड़ बॉटल्स रिसाइकलिंग करनी है हमें हर साल की, प्लास्टिक मैनेजमेंट करने के लिए।
तो हमें उसमें गणेशा इकोस्फेयर पसंद है, मेरी आपसे चर्चा हुई थी तब से स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है। वाटर मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे पॉपुलेशन 18% है वर्ल्ड की, और वाटर हमारे पास सिर्फ 4% है। तो वाटर का डिसैलिनेशन, वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी थीम है। हमारा सीवर नेटवर्क मेट्रोज में ही सिर्फ 30% है, टियर 2 में तो अभी आया ही नहीं है। और लास्ट स्पेस जो मुझे अच्छी लगती है वो डिजिटल स्पेस अच्छी लगती है, जो न्यू एज कंपनीज हैं जिनका वेटेज धीरे-धीरे बढ़े। तो इन 3-4 थीम्स पे इस संवत में हम पोजीशंस बनाएँगे, और मार्केट करेक्शन ने हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी दी है। न्यू एज कंपनीज मतलब गुरमीत, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। न्यू एज कंपनीज मतलब कौन सी आपके रडार पे हैं? तो हमें ज़ोमैटो अच्छा लगता है। आशीष, आप देखिए पिछले क्वार्टर अगर आप देखेंगे फूड डिलीवरी तो 20% बढ़ा ही है उनका जीओवी। ब्लिंकिट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और अगर आप अभी देखेंगे तो वो 2000 करोड़ के रन रेट पे है महीने के, क्वार्टर का 6000 करोड़ करते हैं, और टोटल इंडस्ट्री अभी इंडिया में सिर्फ $13 बिलियन। ये नंबर अकेला एक कंपनी करेगी साल भर के अंदर। पिछले क्वार्टर करीबन 150 स्टोर ऐड किए उन्होंने। अभी आप देखिए ग्रॉस ऑर्डर, जो ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो ₹600 पहुँच गई है। फेस्टिव सीजन में ये और जंप हुआ है। सब कुछ सोल्ड आउट था क्योंकि हाई वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। फूड डिलीवरी में ऑलरेडी टेक रेट बहुत अच्छा है, 21-22% का है। तो मुझे लगता है एक बार आप जब प्लेटफ़ॉर्म बना देते हैं, तो उसके यूज़ केसेस बढ़ जाते हैं। अभी वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐप निकाल रहे हैं जिसमें वो टिकटिंग और डाइनिंग आउट, जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन है, उसको अलग से सेग्रीगेट करने की बात कर रहे हैं ताकि उसमें और फ़ोकस आए। तो ये हमें पसंद है। और पीबी फिनटेक बहुत पसंद है। आप देखिए 93% ऑनलाइन इंश्योरेंस जो इंडिया में बिक रही है, वो पॉलिसी बाज़ार के थ्रू हो रही है। बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड और एचडीएफसी, अर्गो पहले उनके प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं थे, अब वो भी आ गए हैं। मतलब प्लेटफ़ॉर्म की इतनी पावर है। और पैसा बाज़ार अब एबिटा पॉज़िटिव हो गया है। 16% जिनका क्रेडिट स्कोर ऊपर है, जो लेंडिंग क्रेडिट स्कोर हम बोलते हैं, सिबिल स्कोर है, वो कस्टमर्स की लीड पैसा बाज़ार से जनरेट होती है। प्लस वो आगे और पिवट करना चाहते हैं। और भी कुछ न्यू एज बिज़नेस है। मेरा हमने ये देखा है आशीष कि इंडिया यूएस को ना 15-20 साल के लैग से फॉलो करता है। तो आप एस&पी 500 देखेंगे 2008 के करेक्शन से पहले, तो फाइनेंशियल्स वहाँ पे 33 से 35%। आज निफ्टी में फाइनेंशियल्स 33 से 35% है, और तब टेक्नोलॉजी जो था वो 12-14% था। आज निफ्टी में टेक्नोलॉजी 12-13% है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का वेटेज है, डिजिटल का वेटेज है, ये बढ़ने वाला है अगले 5-10 साल में। उसी इम्पैक्ट है, क्योंकि ऑनलाइन कंजम्पशन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे। ओके, अमीषा मैम, आप किन थीम्स पर बैक कर रही हैं इस साल, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया दे दें तो और भी बढ़िया। सो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा क्वालिटी और डिफेंसिव टिल्ट अगर देना है, एंड साथ में ही अर्निंग्स ग्रोथ पे भी फोकस रखना है, तो फ्यू फार्मा नेम्स विल बी रियली गुड, जहां पर हमें बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखेगी। दे आर स्टिल नॉट ओवरबोट नॉर ओवर वैल्यूड। तो उसमें सिप्ला है, दिविज है, लुपिन, ये तीनों में ये बार अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। और मुझे लगता है कि बीएफएसआई सेगमेंट भी देखना चाहिए, बट वेरी थोड़े डिफरेंट अंदाज से देख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छा कर रहा है, जबकि पोर्टफोलियो क्वालिटी भी मेंटेन्ड है, कॉस्ट भी इंटैक्ट है। तो डाउनवर्ड इंटरेस्ट साइकिल भी अगर एक साल में कहीं पर अनलीश होता है तो निम मेंटेन रहेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है, पर साथ ही में इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट को भी रखना चाहिए। इसलिए एचडीएफसी इंश्योरेंस एंड निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, ये दो नाम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रखिए इन स्टॉक्स को। अमीषा मैम की तरफ से वैसे भी कह रही थी थोड़ा सा ब्रेथ नए संवत में रिड्यूस हो रही होगी, कम स्टॉक्स बेहतर कर रहे होंगे, तो आपको चाहिए होगा कुछ चुनिंदा बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स पे दाव लगाएं। क्वालिटी और डिफेंसिव्स का तड़का ऐड कर सकते हैं। ये वो की आइडियाज़ हैं। गुरमीत, पता है हम लोग चर्चा करते हैं कि ऑटोज़ ने अच्छा करा पिछले साल, आईटी ने अच्छा करा, पर उसमें भी एक स्पेसिफिक पॉकेट थी, लग्जरी कंजम्पशन, जिसने गजब कर दिया पिछले संवत में। क्या वो आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू करेगी? उसमें रिलेटेड कोई स्टॉक्स पे आप दाव लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो? हम हमारा एक स्टॉक था उसमें पोर्टफोलियो में, जिसमें हमें काफ़ी बेनिफिट मिला, ईथॉस, जो कि वॉच मेकर है। थोड़ा-सा हमने देखा है कि कंजम्पशन बास्केट चेंज हो रहा है। और जो न्यू न्यू जनरेशन है वो ट्रैवल और एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा खर्च कर रही है, और एसेट्स पे थोड़ा कम खर्च कर रही है। तो उसको एक थोड़ा हमें नज़र में रख के करना पड़ेगा। तो मेरा मेरा ट्रैवल पे व्यू बहुत अच्छा है, तो मुझे होटल स्टॉक्स अच्छे लगते हैं।
इंडियन होटल्स मुझे अभी भी अच्छा लगता है। हमारे पास एक अफ्लुएंट मिड सेगमेंट में लेमन ट्री है, और बीच में काफ़ी अच्छा करा था, अभी थोड़ा-सा करेक्शन आया है, बट एसेट लाइट मॉडल हो। एयरलाइन में मुझे लगता है कि इंडिगो के नतीजे थोड़े से खराब आए, प्लस एक ओवरहैंग था गंगवार जी के स्टेट का, वो दूर हुआ है। बिजनेस क्लास लॉन्च कर रहे हैं, नए नए रूट्स लॉन्च कर रहे हैं। पीक और ये भी फेस्टिव सीजन है, तो ये फ्यूल के प्राइसेस नीचे हैं, तो सारे वेरिएबल्स जो हैं फेवर के हैं। तो मैं ट्रैवल को एक तरीके से, मैं लग्जरी नहीं बोलूँगा, अफ्लुएंट थीम मानता हूँ। और थोड़ा-सा मुझे मेरा मेरा जो फ़ोकस है वो रूरल कंज़म्पशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आशीष, आप देखिए, आपने मैरिको की कमेंट्री देखी हो, उन्होंने रूरल अपटेक की बात करी। मारुति के आप नंबर देखिए, रूरल अच्छा किया, अर्बन थोड़ा-सा श्रिंक हुआ है। आप अभी जो महिंद्रा के नतीजे आए अक्टूबर के, जो ऑटो अपडेट आया, उसमें आप ट्रैक्टर का नंबर देखिए, क्रॉप बहुत अच्छा रहा है। मैं भी मध्य प्रदेश में हूँ, मेरे होम टाउन में है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बाज़ारों में रौनक है, थोड़ा-सा मार्केट में अपटिक है। अर्ली साइन है, फिंगर्स क्रॉस करूँगा। बट थोड़ा-सा मुझे लगता है रूरल रिकवरी शायद ये साल की थीम बड़ी होने वाली है। और स्टेट इलेक्शंस पूरे हो रहे हैं, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, जो उन्होंने नहीं किया शुरू के 4 महीने। सारे वेरिएबल्स, मानसून हो गया, क्रॉप हो गया, कैश ट्रांसफर स्कीम्स हो गई, डिमांड अपटेक, सब रूरल रूरल रिकवरी के फेवर में जा रहा है। ओके। अच्छा गुरमीत, एक इस अर्निंग सीजन में कुछ एक्सीडेंट्स हुए क्या? आगे भी, और अभी तो 15 दिन बाकी हैं अर्निंग सीजन में, कुछ और एक्सीडेंट्स का रिस्क रहेगा? अनुज, मेरे से सॉरी, मैं मिस कर गया। मैं कह रहा हूँ इस अर्निंग सीजन में 2-3 एक्सीडेंट्स देखे हमने। इंडसइंड बैंक का बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बजाज ऑटो बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और बड़े बड़े स्टॉक्स थे ये, हेवल्स। क्या आगे भी आपको लग रहा है अगले 15 दिन में और रिस्क हैं इसके? अनुज, हो सकता है, कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में जो स्ट्रेस था वो मुझे लगता नहीं कोई इतना रीड कर पाया, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन पोर्टफोलियो रहा है और माइक्रो फाइनेंस रहा है। देखिए, पूना वाला ने अपफ्रंट की बैड न्यूज, बहुत बड़ा राइट ऑफ लिया अपने नंबर में। स्टॉक क्रैश हुआ था, 250 के लेवल पे आया था। बाद में जब उन्होंने कमेंट्री दी, उसने, क्योंकि नई लीडरशिप टीम है, अरविंद कपिल है, एक्स एचडीएफसी है, और वो डिजिटल से अब फिजिटल मॉडल जाना चाहते हैं, तो ओपेक्स भी बढ़ रहा है, ब्रांचेस भी खुल रही हैं। मिस्टर बुकाडा थे, उनका पूरा फोकस डिजिटल पे था। तो कुछ एक एक्सीडेंट्स देखने को मिल सकते हैं फाइनेंशियल्स में, ऐसा मेरा मानना है, और कुछ अच्छे नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए, फेडरल बैंक के नतीजे बहुत अच्छे आए इसी स्पेस में। आईसीआईसीआई के नतीजे जो है काफ़ी अच्छे आए इसी स्पेस में। इंडसइंड के नतीजे उतने अच्छे नहीं आए। तो फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है थोड़ा-सा, जिनका अनसिक्योर्ड लोन है, वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कुछ एक स्ट्रेस शायद रह सकता है, कुछ कुछ पॉकेट्स में, कुछ माइक्रो फाइनेंस में, कुछ एनबीएफसीज़ में। और थोड़ा-सा जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस इतने रिच हैं कि बाज़ार कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बहुत जल्दी प्राइस इन करेगा, जैसे अच्छी न्यूज़ भी प्राइस इन कर रहा था। क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ जो है शिफ्ट हो रही है, और मैंने जैसा बोला, कंजम्पशन बास्केट शिफ्ट हो रहा है। तो वहाँ उस पॉकेट से जो है हमें थोड़ा-सा फोकस रहना है। तो मैं स्टेपल्स से दूर रहूँगा। लेकिन जैसा मैंने बोला, जहाँ पे हमें अपटिक दिख रहा है, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा पहले पोज़ीशन करना पड़ेगा। जैसे ऑटो है, आप महिंद्रा के नंबर्स देखिए, और थार रॉक्स और एक्सयूवी का जो नया मॉडल था उनका 3XO, उससे उनका रन रेट बढ़ा है, और इंक्रीमेंटल कैपेसिटी बढ़ी है, और यूवी में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया है। तो थोड़ा-सा अगर आप कॉन्ट्रेरियन होंगे इन पॉकेट्स में, तो कुछ अच्छे स्टॉक पिक्स भी मिलेंगे। थोड़ी मशक्कत लगेगी, बट मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है ये एक्सीडेंट और ये करेक्शन। अमीषा मैम, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उठाया भी था वो सवाल। ये एफआईएस के आउटफ्लोज, अब वो ठीक है कि इतना बड़ा पाई है, उसमें से कुछ मुनाफा वसूली कर रहे होंगे, पर उनकी याद आती है हम लोग को, पिछले साल लौट के ही नहीं आए, पूरा साल निकल गया, बिकवाली कंटिन्यूड रही, और मुनाफा वसूली हो रही होगी तो कुछ कंसर्न्स होंगे, लग रहा होगा वैल्यूएशन के फ्रंट पे बहुत ऊपर है, इसलिए मुनाफा बांध लो, जो भी रीजन हो। एक तो एफआई के मैसिव आउटफ्लोज के पीछे रीजन क्या? जाते जाते हमने चाइना जोड़ दिया कि हो सकता है यहां से वहां पैसा जा रहा हो, वो बात अलग, लेकिन वो पूरा बिकवाली कंटिन्यूड रही। इस तरह के आउटफ्लोज क्यों एफआईएस की तरफ से, अमीषा मैम? और आपकी तो बातचीत होती रहती होगी, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कब लौटेंगे? आई विश मैं भी प्रिडिक्ट कर लूं, पर एक तो है कि एफआई का सेलिंग इज अ रियलिटी। जो हमने ये जो अक्टूबर में देखा, और उसकी जो साइज एंड इंटेंसिटी थी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बहुत लंबे टाइम के बाद इतना बड़ा फिगर एफआई का नेगेटिव देखा है। अब उसमें बहुत सारी चीज हम जोड़ सकते हैं, हमारा एमएससीआई प्रीमियम, हमारा वैल्यूएशन प्रीमियम, चाइना कंपटीशन, जो भी जोड़ ले। पर एक बात है कि ऑन अ वेरी कंसिस्टेंट, बहुत ही जो बड़ा ग्रोथ आ गया इंडिया मार्केट में,
और इंडिया मार्केट आज की तारीख में इतनी लिक्विड है कि कोई एग्जिट कर सकता है। तो बहुत ही लंबा बड़ा सेलिंग आया है, बट मेरे ख्याल से वो अभी हमारे बिहाइंड है कि इतना बड़ा 4 महीना तो कोई सेल नहीं कर पाएगा। बट इसके आगे जो कंपटीशन है सेकेंडरी मार्केट, वो प्राइमरी मार्केट से है, क्योंकि उसमें भी बहुत इश्यूज आर लाइंड अप। तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से बहुत कंपटीशन करेगी और लोगों का पैसा बढ़ता चला जाएगा। वो दोनों चीज साथ में एक्ट करेगी। वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है। ओके चलिए, इस नोट पर अमीषा मैम, गुरमीत जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। आप दोनों को हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। कुछ देर पहले अपन लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए थे, अब चला जाए